बेटा आज की वीडियो में चैप्टर रहेगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। पूरा चैप्टर आपको समझाया जाएगा। स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं? द कंपाउंड्स इन विच द सेंट्रल मेटल एटम is linked to a number of ions or neutral molecules by coordinate bond are called coordination compounds। ऐसे कंपाउंड्स जिनमें एक मेटल एटम, जिसको हम सेंट्रल मेटल एटम कहते हैं, उसके साथ बहुत सारे एटम्स या आयंस कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू लिंक्ड रहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल PtNH3 होल ट्वाइस ClNO2। यहां पे Pt सेंट्रल मेटल एटम है और यहां NH3Cl NO2 ये कुछ आयंस और मॉलिक्यूल्स हैं जो इस सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू लिंक बनाए हुए हैं। दूसरा एग्जांपल है और नेक्स्ट एग्जांपल है K2ZnOH होल 4। डिफरेंस बिटवीन अ डबल सॉल्ट एंड अ कॉम्प्लेक्स। जब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ते हैं तो हमको डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स में डिफरेंस आना चाहिए। तो बेटा डबल सॉल्ट हो या कॉम्प्लेक्स हो, दे आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर स्टेबल कंपाउंड्स इन स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो। लेकिन फर्क क्या होता है? दे डिफर इन द फैक्ट दैट डबल सॉल्ट सच एज, कुछ एग्जांपल्स हैं डबल सॉल्ट्स के, जैसे कार्नेलाइट है, उसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है KClMgCl2 6H2O। एक मोर सॉल्ट होता है FeSO4 NH4 होल ट्वाइस SO4, 6 वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। पोटाश एलम K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस 12H2O। ये क्या होते हैं? डिसोसिएट इनटू सिंपल आयंस कंप्लीटली व्हेन डिजॉल्व इन वाटर। जब डबल सॉल्ट्स को वाटर के अंदर डिजॉल्व किया जाता है तो ये कंप्लीटली अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं। जबकि अगर हम जो कॉम्प्लेक्स हमारे पास है, जैसे हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है और ये इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कॉम्प्लेक्स है, ये फर्दर वाटर के अंदर डिसोसिएट नहीं होता। ठीक है, ये फर्क होता है डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स में। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जैसे कोऑर्डिनेशन एंटिटी, जिसको हम कॉम्प्लेक्स आयन भी कहते हैं। दिस कॉन्स्टिट्यूट्स a central metal atom or ion attached to a fixed number of ions or molecules which may be positive, negative और neutral। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी में क्या रहता है? एक सेंट्रल मेटल एटम रहता है और ये सेंट्रल मेटल एटम अटैच रहता है कुछ आयंस या न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के साथ। तो जो ये वाला कॉम्प्लेक्स आयन है जो हमने अभी पीछे देखा था, इसी को हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहते हैं। सेंट्रल मेटल एटम और आयन। अब जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम, हम बार बार बोल रहे हैं, और उसके साथ कुछ न्यूट्रल मॉलिक्यूल से आयन लिंक्ड रहते हैं। तो जो ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और आयन जिसके साथ लिंक्ड रहते हैं, अगर हम रिवर्स करके कहें तो उसी को हम क्या कहते हैं? सेंट्रल मेटल एटम या आयन कहते हैं। इन अ कोऑर्डिनेशन एंटिटी जो यहां पे है, द मेटल एटम or ion with which a definite number of ligands are attached in a definite geometry is called a central metal atom or ion। बात समझ में आ गई? तो ये कॉम्प्लेक्स आयन है और इसमें ये जो आयरन है ये है हमारा सेंट्रल मेटल एटम या आयन। नेक्स्ट टर्म होती है कोऑर्डिनेशन नंबर। अब जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स आयन रहता है, अब इस कॉम्प्लेक्स आयन में सेंट्रल मेटल एटम कुछ आयंस या न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू अटैच रहते हैं, लिंक्ड रहते हैं। तो जो सेंट्रल मेटल एटम है कितने बॉन्ड बनाता है उन न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स या आयंस के साथ, तो वो नंबर ऑफ बॉन्ड्स आपको काउंट करना है। अगर हम यहां इस कॉम्प्लेक्स आयन में FeCN6 4- में Fe के बॉन्ड काउंट करें तो Fe ने 6Cn- आयन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए हुए हैं, यानी कि 6 ही बनाएगा। तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो बेटा 6 होगा। आपको नंबर ऑफ बॉन्ड्स काउंट करने हैं। कोऑर्डिनेशन स्फीयर, द सेंट्रल मेटल एटम और आयन एंड लिगैंड्स प्रेजेंट इन द स्क्वायर ब्रैकेट्स आर कलेक्टिवली नोन एज कोऑर्डिनेशन स्फीयर। यानी कि जो सेंट्रल मेटल एटम और जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल से आयंस हैं, जब उनको कलेक्टिवली एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट में हम बंद करके रखते हैं, एनक्लोज करके रखते हैं, तो ये जो पूरा स्पीसीज है इसी को हम क्या कहते हैं?
कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट। ये बेटा जो सेंट्रल मेटल एटम या आयन होता है उसका चार्ज होता है और उस पे हमने ये चार्ज निकालना होता है। किसी भी कॉम्प्लेक्स आयन में जो सेंट्रल मेटल एटम या आयन है उस पे जो चार्ज है वो हमको पता होना चाहिए, हमको निकालना आना चाहिए। जैसे ये कॉम्प्लेक्स आयन है FeCN6 4-, तो जब Fe पे चार्ज हम निकालते हैं तो Fe पे +2 चार्ज आता है, जो कि इस Fe का FeCN6 4- के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर होता है। नेक्स्ट टर्म है लिगेंड्स। देखिए जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स आयन या हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसमें जो सेंट्रल मेटल एटम या आयन होता है वो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स या आयंस के साथ अटैच्ड होता है। तो जो वो मॉलिक्यूल्स और आयंस हैं जो सेंट्रल मेटल एटम या आयन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू लिंक्ड होते हैं, अटैच रहते हैं, बॉन्डिंग करके रहते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? लिगेंड्स कहते हैं। द मॉलिक्यूल्स और आयनिक स्पीसीज which gets directly attached to the central metal atom or ion is called ligand। अब इनका क्लासिफिकेशन करते हैं तो कुछ मॉलिक्यूल्स न्यूट्रल होते हैं, कुछ एनायनिक होते हैं, कुछ कैटायनिक होते हैं, उनके बेसिस पे हम इनको न्यूट्रल लिगेंड्स, एनायनिक लिगेंड्स, कैटायनिक लिगेंड्स कहते हैं। इनके एग्जांपल हैं न्यूट्रल लिगेंड्स में H2O, NH3, EN इथेन 1,2-डाइअमीन। एनायनिक लिगेंड्स में क्लोराइड, ऑक्जेलेट आयन, सल्फेट आयन। कैटायनिक लिगेंड्स में NO+, NH2, NH3+, एक ही है ये इस तरह से चार्जेज के बेसिस पे यहां पे हमने इनको क्लासिफाई किया हुआ है। इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डोनर एटम्स। किसी लिगेंड के पास कितने डोनर एटम्स प्रेजेंट हैं जो सेंट्रल मेटल एटम या आयन को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, उस बेसिस पे क्लासिफिकेशन करें तो मोनोडेंटेट या यूनिडेंटेट लिगेंड्स कहेंगे। इनके पास केवल एक डोनर एटम प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल Cl- आयन, H2O, NH3। बाइडेंटेट में दो डोनर एटम रहेंगे, जैसे EN एब्रिविएशन है इथेन 1,2-डाइअमीन का। एक हमारे पास होता है ऑक्जेलेट आयन C2O4 2-। पॉलीडेंटेट लिगेंड, अगर दो से ज्यादा डोनर एटम प्रेजेंट है हमारे लिगेंड के पास तो उसको हम कहेंगे पॉलीडेंटेट लिगेंड। इसका एक एग्जांपल होता है इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट आयन EDTA4-। ये पॉलीडेंटेट लिगेंड हो गया। एम्बीडेंटेट लिगेंड, ये हमारे पास बाइडेंटेट लिगेंड का एक स्पेशल टाइप है, क्योंकि इसके पास डोनर एटम तो बेटा दो होते हैं लेकिन एक टाइम में ये बॉन्डिंग एक ही एटम के थ्रू करता है। व्हेन ए लिगेंड containing two different donor atoms attached to the central metal atom through any of its donor atoms, किसी एक के साथ। फॉर एग्जाम्पल इंपोर्टेंट है NO2-, CN-, SCN-। यहां जैसे NO2- को दिखाया हुआ, इस वाले कंपाउंड में NO2 नाइट्रोजन के थ्रू बॉन्डिंग करता है मेटल के साथ, यहां NO2 ऑक्सीजन के थ्रू बॉन्डिंग करता है सेंट्रल मेटल एटम के साथ। चिलेटिंग लिगेंड्स, The ligands which contain two or more donor atoms, है ना, अभी बात कर रहे थे ना बाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट की, तो उन्हीं का एक टाइप है। एंड में फॉर्म 5 or 6 membered ring with the metal ion are called chelating ligands। The rings thus formed are called chelates। यहां पे एक एग्जांपल लिया हुआ है PTEN2+2 मैंने बताया ना EN इथेन 1,2-डाइअमीन। तो इस तरह से यहां देखो आप PT ने EN के साथ दो बॉन्ड बनाए हुए हैं, यहां भी दो बॉन्ड बनाए हुए हैं, एक EN के साथ दो बॉन्ड, और ये यहां पे देखो हुआ है रिंग फॉर्म। ठीक है, तो ये जो EN है ये चिलेटिंग लिगेंड है और यहां पे रिंग फॉर्मेशन हुआ है, इसी को हम कहते हैं चिलेट। इसकी वजह से जो कंपाउंड है, जो कॉम्प्लेक्स आयन है, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, इसको हम कहते हैं चिलेट इफेक्ट। होमोलैप्टिक एंड हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेज, बड़ी सिंपल सी टर्म्स हैं। होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेज में जो लिगेंड्स होते हैं वो सभी एक तरह के होते हैं, ऑल द लिगेंड्स आर सेम काइंड। हेट्रोलैप्टिक में जो लिगेंड्स होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। एग्जांपल से आप समझ जाओगे, K4FeCN6 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसमें केवल एक ही तरह के लिगेंड्स प्रेजेंट है, होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स कहा जाएगा। हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेज में यहां आप देखो एग्जांपल में
PTNS3 हॉल ट्वाइस ClNO2, यहाँ अलग अलग तरह के लिगेंड लिए हुए हैं, हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स ये होगा। बात करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की नेमिंग की, IUPAC नॉमेनक्लेचर। कुछ रूल्स हैं यहाँ पे, देखिए जो कीटायन है दैट इज नेम्ड फर्स्ट इन बोथ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज कोऑर्डिनेशन एंटिटीज, कीटायन का नाम पहले लिखना है। द लिगेंड्स आर नेम्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर बिफोर द नेम ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम और आयन। जब सेंट्रल मेटल एटम या आयन का नाम लिखना होता है तो उससे पहले लिगेंड्स का नेमिंग करते हैं और उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करते हैं। नेम्स ऑफ द एनायनिक लिगेंड्स एंड इन ओ, जैसे क्लोराइड आयन है क्लोराइडो, सल्फेट आयन है सल्फेटो, ऑक्जिलेट आयन है ऑक्जिलेटो, इस तरह से एनायनिक लिगेंड्स की नेमिंग करते हैं। दोज ऑफ न्यूट्रल एंड कैटायनिक लिगेंड्स आर द सेम एक्सेप्ट एक्वा, H2O को एक्वा लिखते हैं, NH3 को अमीन लिखते हैं, CO को कार्बोनिल लिखते हैं, NO को नाइट्रोसिल लिखते हैं। प्रीफिक्सेज मोनो, डाई, ट्राई एटसेट्रा यूज टू इंडिकेट द नंबर ऑफ द इंडिविजुअल लिगेंड्स, ये हम जानते हैं। इफ दीज प्रीफिक्सेज आर प्रेजेंट इन द नेम्स ऑफ लिगेंड्स देन द टर्म्स, अगर पहले से आपके लिगेंड में पहले से डाई, ट्राई, टेट्रा प्रेजेंट है तो फिर वो अगर 2 बार प्रेजेंट है तो बिस लिखेंगे, वो अगर 3 बार प्रेजेंट है ट्रिस लिखेंगे, 4 बार प्रेजेंट है तो टेट्रा किस लिखेंगे, एंड सो ऑन। ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है सेंट्रल मेटल एटम की, जो हमने निकालने सीखी है, उसको रोमन नंबर में लिखते हैं जब हम IUPAC नेमिंग करते हैं ब्रैकेट के अंदर। इफ द कॉम्प्लेक्स आयन इज कैटायन देन द मेटल इज नेम्ड सेम एज द एलिमेंट, अगर आपका जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसके अंदर जो कॉम्प्लेक्स आयन है वो कैटायन है तो मेटल का नाम एज इट इज लिखा जाता है। इफ द कॉम्प्लेक्स आयन इज एन एनायन, और अगर आपका कॉम्प्लेक्स आयन एनायन है तो जो उसका नाम है द नेम ऑफ द मेटल एंड्स विद द सफिक्स एट, ठीक है। एग्जांपल में देखेंगे द न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इज नेम्ड एज द कॉम्प्लेक्स कीटायन, जैसे कीटायन की नेमिंग करते हैं इसी तरह से न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स की नेमिंग करते हैं। कुछ एग्जांपल्स यहां पे हैं जिनकी हेल्प से आप समझ जाओगे। CONH3 होल 5 CO3 Cl, देखो पेंटामीन कार्बोनेटो, ये CO3 ट्रू माइनस है, नेगेटिव आयन इस पे प्रेजेंट होता है तो नेगेटिव जो लिगेंड होता है उसको O पे खत्म करते हैं, कार्बोनेटो हमने लिखा है। यहां पे 5 अमीन प्रेजेंट है तो पेंटा अमीन, अब अमीन में A आता है कार्बोनेट में C आता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना होता है। उसके बाद कोबाल्ट, कोबाल्ट का ये 3rd ऑक्सीडेशन नंबर है, रोमन में हमने लिखना होता है। यहां पे जब ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो बेटा वो +3 आएगा, तो यहां पे 3rd लिखना है और उसके बाद ये क्लोराइड, ठीक है। आपको बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट एग्जांपल देखो K3CrC2O4 होल थ्राइस, पोटेशियम ट्राई ऑक्जिलेटो क्रोमेट 3rd, यहां पे जो कॉम्प्लेक्स आयन है वो आपका एनायन है, इसलिए मेटल की जो नेमिंग है वो 8 पे आपने खत्म करनी होती है। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो इसी तरह से डाइक्लोराइडो, ये डाइक्लोराइडो। अब यहां पे इथेन 1,2 डाइअमीन, समझो आप ध्यान से, इसमें डाई ऑलरेडी आया है और ये यहां पे 2 टाइम्स है, तो इस 2 टाइम्स को डाई नहीं लिख सकते, इसलिए यहां पे क्या यूज करेंगे, बिस यूज करेंगे। तो नाम क्या होगा, डाइक्लोराइडो बिस इथेन 1,2 डाइअमीन, ये डाई आने की वजह से यहां पे बिस यूज हुआ है। कोबाल्ट ऑक्सीडेशन नंबर 3rd क्लोराइड, ठीक है। एक कंपाउंड है डाइक्लोराइडो बिस ट्राइफिनाइल फॉस्फीन निकिल सेकंड, समझ में आ गई होगी बात। इस कंपाउंड का नाम देख लो, पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्साइडो जिंकेट सेकंड। NiCO4 न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, टेट्रा कार्बोनिल निकिल, निकिल का ऑक्सीडेशन नंबर यहां पे क्या रहेगा, 0 रहेगा, 0 रहेगा तो यहां 0 लिखेंगे। PTNS3 होल ट्वाइस ClNO2, तो डाइअमीन क्लोराइडो नाइट्राइटो प्लेटिनम सेकंड, ठीक है बेटा। तो इस तरह से कंपाउंड्स की नेमिंग करते हैं। वर्नर्स थ्योरी, वर्नर्स थ्योरी के कुछ पोस्टुलेट्स हैं यहां पे। द सेंट्रल मेटल एटम और आयन प्रेजेंट इन अ कॉम्प्लेक्स एक्सिबिट 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसी। वर्नर थ्योरी में याद रखेंगे 2 तरह की वैलेंसी किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में होती है, प्राइमरी वैलेंसी और दूसरी होती है सेकेंडरी वैलेंसी। अब प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है, प्राइमरी वैलेंसी दैट इज लिंकेज इज आयनाइजेबल, प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल होती है एंड कॉरेस्पॉन्ड्स टू द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम और आयन। जो सेंट्रल मेटल एटम या आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उसी को आप समझ लो कि वो प्राइमरी
वैलेंसी है, बड़ी सिंपल सी बात है। सेकेंडरी वैलेंसी दैट इज लिंकेज इज नॉन आयनाइजेबल एंड corresponds to the coordination number of the central metal atom और ion। ठीक है, तो जो सेकेंडरी वैलेंसी होगी वो आपका क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। द सेकेंडरी वैलेंसीज आर डायरेक्शनल, दैट इज दे पॉइंट इन डेफिनिट डायरेक्शन इन स्पेस। द प्राइमरी वैलेंसीज आर नॉन डायरेक्शनल, जो हम कहते हैं ना कि जो हमारा कंपाउंड है वो स्क्वायर प्लेनर है, टेट्राहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल है, ये सेकेंडरी वैलेंसी की वजह से होती है, क्योंकि सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है वो डायरेक्शनल होती हैं। इसके बाद बात करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के कुछ पोस्टुलेट्स हैं। सेंट्रल मेटल एटम, सीएमए हमने लिखा, द सीएमए प्रोवाइड्स अ नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल्स इन ऑर्डर टू अकोमोडेट द इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगेंड। देखो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में हम जानते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जो सेंट्रल मेटल एटम है उसको कुछ लिगेंड्स जो उसके सराउंड्स प्रेजेंट होते हैं वो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। तो जो सेंट्रल मेटल एटम है उनको उन्हीं के बराबर वैकेंट ऑर्बिटल्स क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा लिगेंड्स को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए। द वैकेंट ऑर्बिटल्स ऑफ सेंट्रल मेटल एटम अंडरगो सर्टेन टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, और उससे पहले जब वो लिगेंड के साथ बॉन्डिंग करेगा तो उससे पहले वो क्या करेगा, जो उसके ऑर्बिटल्स है वैकेंट ऑर्बिटल्स वो हाइब्रिडाइज होंगे, यानी कि एक हाइब्रिडाइजेशन में वो पार्टिसिपेट वहां पे करेंगे। When ligands approach the central metal atom, the vacant hybrid orbitals of central metal atom overlap with the orbitals of the ligands containing lone pair of electrons and form a strong ligand metal coordinate कोवेलेंट बॉन्ड। आप समझ गए होंगे, मैं समझा देता हूं। जब वहां पे हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी तो उसके बाद जो लिगेंड्स हैं, लिगेंड्स के ऑर्बिटल्स आएंगे और जो सेंट्रल मेटल एटम के हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं उनके साथ क्या होगा, ओवरलैपिंग होगी, और हमारा जो लिगेंड और मेटल के कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है उनका फॉर्मेशन होगा। ये आपकी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है। यहां पे कुछ एग्जांपल्स हैं जिनकी हेल्प से आप समझ सकते हैं कि एक्चुअली जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है उसमें चीजें किस तरह से होती हैं। ये एक कंपाउंड है CONH3 होल 6 3 पॉजिटिव। अब इसमें कोबाल्ट सेंट्रल मेटल एटम है। ये जो हमारा कंपाउंड है, क्योंकि इसमें 6 लिगेंड्स प्रेजेंट हैं, ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। जो कोबाल्ट है इसका ऑक्सीडेशन नंबर जब हम यहां पे निकालते हैं तो बेटा वो +3 आता है। ठीक है, दो बातें समझ गए, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +3 हो गया। अब आगे देखो, जो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 27, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ये है 3d7 4s2 4p0, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये इस तरह प्रेजेंट रहेगा, यानी कि 3d6 4s0 4p0, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन, यहां से 1 इलेक्ट्रॉन चला गया। CO3+, अगर ये इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल से फिल करके दिखाएं तो 3d6 4s वैकेंट 4p वैकेंट। ठीक है, अब यहां पे आप देखो 3d में 6 इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से फिलिंग है ना, इस तरह से फिल किए हुए हैं। अब जो आपका अमोनिया होता है ये होता है बेटा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, समझना आप बात को। तो ये क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन्स यहां पे हैं अनपेयर्ड उनकी पेयरिंग करा देता है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड इंड्यूस करता है, तभी इसको कहा जाता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो इसने ये जो इलेक्ट्रॉन है इनकी पेयरिंग करा दी, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन जो 4 ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट थे अनपेयर्ड होने की वजह से वो अभी 2 ऑर्बिटल में आ गए। समझ गए, ये 2 ऑर्बिटल हो गए वैकेंट, एक ये ऑर्बिटल और 3 ये ऑर्बिटल, कितने हो गए टोटल 6 ऑर्बिटल्स हैं। अब ये जो 6 ऑर्बिटल्स हैं वैकेंट ये होंगे हाइब्रिडाइज, यानी कि इनमें होगा हाइब्रिडाइजेशन। तो यहां पे ये 2d 1s और 3p, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया, D2sp3, समझना D2sp3। ठीक है, ये हाइब्रिडाइजेशन यहां पे हो गया। अब जो NH3 है, एक NH3 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, ये देखो। ठीक है, तो 6 NH3 लिगेंड्स डोनेटिंग 6 इलेक्ट्रॉन पेयर टू सेंट्रल मेटल एटम और आयन, जो हमारा CO3+ है। तो इस तरह से हमारा ये कॉम्प्लेक्स आयन बनके तैयार होता है। अब इस बेसिस पे कुछ डाटा यहां पे निकल के आता है। आप देखो, जो हाइब्रिडाइजेशन यहां पे अभी मैंने बताया D2sp3 है। अब क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन में सेंट्रल मेटल आयन ने क्या किया, इनर d ऑर्बिटल्स यूज किए हैं, इसलिए बेटा ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। जब आप देखोगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, यानी कि इनर d ऑर्बिटल यूज करेगा, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो जाती है, यानी कि बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड या कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड वहां पे प्रेजेंट नहीं होता।
इसलिए ऐसे कॉम्प्लेक्स को लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और इसका नेचर अगर देखें, मैग्नेटिक बिहेवियर, मैग्नेटिक कैरेक्टर, वो डायमैग्नेटिक होगा। डायमैग्नेटिक क्यों होगा? क्योंकि यहां पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता, और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है तो जो कंपाउंड का मैग्नेटिक कैरेक्टर है वो कैसा होता है? डायमैग्नेटिक होता है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट कंपाउंड FeH2O6 2 पॉजिटिव। ये देखो, ये भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर यहां पे 6 है। Fe का एटॉमिक नंबर 26, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्जुगेशन ये बिल्कुल पिछले वाले की तरह। Fe2 प्लस ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, तो 3d6 4s0 4p0, इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया ऑर्बिटल्स में। लेकिन यहां पे जो H2O आपका है ये वीक फील्ड लिगैंड है, ये इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं करा पाता, तो इलेक्ट्रॉन्स आपके एज इट इज रहेंगे। लिगैंड्स कितने हैं? 6। ऑर्बिटल्स कितने रिक्वायर्ड होंगे सेंट्रल मेटल एटम के? 6 वैकेंट ऑर्बिटल्स। यहां पे 1 और 3 4 ऑर्बिटल्स हैं, तो 2 क्या करेगा? ये आउटर डी ऑर्बिटल जो है उनके 2 ऑर्बिटल ये लेगा, तो 1 यहां से, 3 यहां से और 2 यहां से, कितने हो गए? 6। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा? sp3d2। अब हर एक H2O एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और इस तरह से आपका कंपाउंड बन जाता है FeH2O6 2 पॉजिटिव। इसके बेसिस पे डाटा क्या निकल के आता है भाई? हाइब्रिडेशन क्या रहा? sp3d2। आउटर डी ऑर्बिटल्स यूज किए हैं, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आप देखोगे जब वीक फील्ड लिगैंड है तो यहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट होंगे, तो ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स आपका रहेगा। कंपाउंड में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं तो जो मैग्नेटिक कैरेक्टर होगा वो पैरामैग्नेटिक होगा। कितना पैरामैग्नेटिक है, यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, उसके लिए एक फॉर्मूला यहां पे आता है, म्यू इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ n+2, और ये उसकी यूनिट होगी बोर मैग्नेटॉन। ये होती है आपकी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अभी बात करेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की। इन अ कॉम्प्लेक्स a central metal atom or ion is surrounded by various atoms or group of atoms called ligands। ये बात हम पढ़ चुके हैं। The ligands are either negatively charged ions or neutral molecules possessing lone pair of electrons। अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, और अगर न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो उसके पास जो होगा लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इन न्यूट्रल लिगेंड्स the most electronegative atom points towards the central metal ion। अगर हमारे पास न्यूट्रल मॉलिक्यूल है जो एज अ लिगेंड वहां पे बिहेव करता है, तो उसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा वो सेंट्रल मेटल आयन की तरफ मूव करेगा, यानी कि वहां पे पॉजिटिव चार्ज, वहां पे नेगेटिव चार्ज। समझ गए? बोथ मेटल आयंस एंड लिगेंड्स एक्ट एज पॉइंट चार्जेज। तो जो आपका सेंट्रल मेटल आयन है वो पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करेगा, और जो आपका लिगेंड है वो नेगेटिव चार्ज की तरह बिहेव करेगा, और दोनों पॉइंट चार्जेज की तरह बिहेव करते हैं। द इंटरेक्शन बिटवीन द मेटल आयन एंड द लिगेंड्स इज प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक। और इस तरह का इंटरेक्शन जब रहता है तो वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, यानी कि आयोनिक बॉन्ड की तरह वहां पे चीजें होती हैं। व्हेन द लिगेंड्स अप्रोच सेंट्रल मेटल एटम, द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम एंड दोज ऑफ लिगेंड्स रिपेल ईच अदर। अब देखो ये सेंट्रल मेटल आयन है, पॉजिटिव चार्ज आपको दिख रहा है, लेकिन इसके पास भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो कहते हैं कि इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं नेगेटिव चार्ज की वजह से, वो क्या करते हैं? आपस में रिपेल करते हैं। दीज रिपल्सिव फोर्सेज सुनो ध्यान से, दीज रिपल्सिव फोर्सेज डेस्ट्रॉय द डीजनरेसी ऑफ डी ऑर्बिटल्स, जिसकी वजह से क्या होते हैं? जो डी ऑर्बिटल्स की डीजनरेसी होती है। डीजनरेसी का मतलब सेम एनर्जी वाले जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, और इसको क्या कहते हैं? एंड स्प्लिट देम इनटू 2 ग्रुप्स। और इसकी वजह से जो डी ऑर्बिटल्स हैं वो 2 ग्रुप्स में, 2 पार्ट्स में डिसोसिएट हो जाते हैं। उनमें से एक पार्ट को हम कहते हैं T2G ऑर्बिटल्स, यानी कि 3 ऑर्बिटल वाला पार्ट रहता है, आगे देखेंगे, और ये रहता है 2 ऑर्बिटल्स वाला पोर्शन EG। तो इस तरह से रिपल्शन की वजह से सेंट्रल मेटल एटम या आयन के पास नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं, और यहां नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों के नेगेटिव चार्ज की वजह से वहां रिपल्शन होता है, तो डी ऑर्बिटल्स की जो डीजनरेसी है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, और डी ऑर्बिटल्स आपका 2 ग्रुप्स में स्प्लिट हो जाता है।
ठीक है, जिनमें से एक ग्रुप का नाम है T2G, दूसरे ग्रुप का नाम है EG। ये जो इफेक्ट है, द इफेक्ट इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। ठीक है, डी ऑर्बिटल्स का स्प्लिट हो जाना क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कही जाती है। देखो किस तरह से होती है। तो जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज में समझेंगे हम। यहां पे देखो ये 5 ऑर्बिटल्स जिनको हम डीजनरेट ऑर्बिटल्स कहते हैं। डीजनरेट का मतलब बेटा वही होता है सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स। 5 ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी। अब जब लिगेंड्स अप्रोच करेंगे तो एनर्जी कुछ क्या हो जाएगी, अपलिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, ये एनर्जी देखो बढ़ती जा रही है ऊपर की तरफ। तो डीजनरेट डी ऑर्बिटल्स इन क्रिस्टल फील्ड जब लिगेंड्स अप्रोच कर जाते हैं, उसके बाद की जो कहानी है वो यहां समझाई हुई है। ठीक है, जब रिपल्शन होगा लिगेंड्स और सेंट्रल मेटल आयन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके बीच, तो यहां पे जो 5d ऑर्बिटल्स हैं जो कि डीजनरेट थे अभी तक, वो इस तरह से स्प्लिट हो जाते हैं। 3 ऑर्बिटल T2G ग्रुप में और 2 ऑर्बिटल EG ग्रुप में। जो T2G ग्रुप है वो है आपका DXY DYZ DZX ऑर्बिटल्स वाला, और जो EG ग्रुप है उसमें DX² -Y² DZ², ये ऑर्बिटल्स हैं। जब स्प्लिटिंग होती है तो इनके बीच जो एनर्जी गैप होता है बेटा, वो उसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा O से। अब डेल्टा O क्या है? डेल्टा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी O फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। आप समझ गए, डेल्टा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी CFSC के लिए है, और जो यहां पे O है सबस्क्रिप्ट में वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए है। यहां पे जो गैप रहेगा वो 3/5 डेल्टा O रहेगा, और नीचे की तरफ जो एनर्जी रहेगी वो 2/5 डेल्टा O रहेगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद फिलिंग अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन d ऑर्बिटल्स। अब ये देखो स्प्लिटिंग हो गई थी, अब इलेक्ट्रॉन्स यहां पे फिल किए जाएंगे। तो अगर हमारे पास सिस्टम D1 है, यानी कि d ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो सीधी सी बात है इलेक्ट्रॉन आपका यहां आ जाएगा T2G में। लोअर एनर्जी वाले में पहले जाता है इलेक्ट्रॉन। सिस्टम T2 है तो T2G2 यानी कि एक इलेक्ट्रॉन और आ गया यहां पे। अब D3 सिस्टम है, T2G3 एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, अभी तक कोई समस्या नहीं है। अब अगर सिस्टम आपके पास है D4, तो जो 4th इलेक्ट्रॉन है उसके बारे में सोचना होगा कि वो T2G ग्रुप में जाएगा कि EG में जाएगा। समझो आप बात को। देखो अगर ये गैप है कम तो फिर इलेक्ट्रॉन यहां भी जाएगा, यहां जा सकता है, उसको जाना चाहिए। लेकिन अगर ये गैप है बहुत ज्यादा तो फिर इलेक्ट्रॉन की मजबूरी है T2G में यहां पे पहले वाले इलेक्ट्रॉन के साथ पेयरिंग करना। तो मतलब ये हुआ कि डेल्टा O की वैल्यू पे डिपेंड करता है टोटली कि इलेक्ट्रॉन T2G में रहेगा कि EG में रहेगा। तो आप देखो पहले वाला केस डेल्टा O लेस देन P, यानी कि डेल्टा O कम है, P पेयरिंग एनर्जी रिक्वायर्ड टू पेयर द इलेक्ट्रॉन्स वो बहुत कम है। तो डेल्टा O कम है यानी कि यहां पे गैप ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा बेटा, यहां चला जाएगा। लेकिन दूसरे केस में क्योंकि डेल्टा O ग्रेटर देन P है तो इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, अब की बार इलेक्ट्रॉन यहां ना जाके यहां पेयरिंग कर लेगा क्योंकि गैप ज्यादा हो गया। ठीक है, तो डेल्टा O की जो वैल्यू है उस पर डिपेंड करता है कि जो D4 सिस्टम है उसके लिए जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है वो क्या आएगा, T2G3 EG1 आएगा या T2G4 EG0 आएगा। CFT इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। जब हमारे पास ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है, ये डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं, ये डीजनरेट ऑर्बिटल्स जब वो फील्ड में है, ठीक है, लिगेंड्स अप्रोच कर चुके हैं, उसके बाद जो स्प्लिटिंग होती है, तो यहां जो स्प्लिटिंग होती है रिवर्स होती है। EG आपका नीचे होता है, T2G आपका ऊपर होता है। तो इस एनर्जी डिफरेंस को जिसको हम CFSC कहते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, इसको हम डेल्टा T से रिप्रेजेंट करते हैं, T फॉर टेट्राहेड्रल। तो डेल्टा T इक्वल्स 4/9 डेल्टा O। कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जनरली कलर एग्जिबिट करते हैं, उसका रीजन देखेंगे क्यों। अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इसको एक्सप्लेन करती है, कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस ड्यू टू डी ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। डी ट्रांजिशन की वजह से कलर एग्जिबिट करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ऐसा कहती है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। एक्सप्लेनेशन आप देख लो। हमारे पास एक एग्जांपल है TiH2O होल 6 3 पॉजिटिव, ये Ti है अभी। appears violet in color due to the transition of electrons from T2G to EG लेवल। देखो अभी आपके पास इलेक्ट्रॉन सपोज यहां पे है, जब इस कंपाउंड के ऊपर लाइट क्या होगी, इंस्टेंट होगी,
लाइट आएगी तो क्या करेगी, ये जो कंपाउंड है कुछ फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब करेगा। उस फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब करने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां से यहां शिफ्ट हो जाता है। इसको हम कहते हैं डी डी ट्रांजिशन, यानी कि इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल से डी ऑर्बिटल में चला गया। ठीक है, तो पहले इलेक्ट्रॉन क्या था, T2G 1 EG 0, लेकिन जैसे उसने एनर्जी एब्जॉर्ब की है कंपाउंड ने, तो T2G से इलेक्ट्रॉन निकल के कहां चला गया, EG1 में चला गया। यहां से इलेक्ट्रॉन यहां चला जाता है, इसको हम कहते हैं डी ट्रांजिशन। और अगर ये स्प्लिटिंग कब हुई थी, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लिगेंड्स, क्योंकि लिगेंड्स सेंट्रल मेटल आयन को अप्रोच करते हैं। इफ लिगेंड्स आर नॉट प्रेजेंट, इन द एब्सेंस ऑफ लिगेंड्स, crystal filled splitting does not occur and hence the substance is colorless। आपका जो substance होगा कलरलेस होगा, क्योंकि ये स्प्लिटिंग नहीं होगी तो डी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है, और उसकी वजह से आपके पास जो चीजें रहेंगी, जो आयन रहेगा वो कलर एग्जिबिट नहीं करेगा। अगर ये 6 लिगेंड्स यहां से हटा दिए जाएं तो जो आपके पास Ti3+ आयन रहेगा वो बेटा कलरलेस होगा। बात करेंगे आइसोमेरिज्म की, आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो आइसोमेरिज्म का फिनोमिनन वही है कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, लेकिन जो अरेंजमेंट रहेगा वो डिफरेंट रहेगा। आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स रेफर टू द फिनोमिनन वेयर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैव द सेम केमिकल फॉर्मूला बट डिफर इन द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम और आयन। ये सिंपल सी डेफिनेशन है। अब यहां पे अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो पहला जो आइसोमेरिज्म होता है वो आता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। इसके 4 पार्ट हैं। एक है आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, यानी कि जो हमारे पास कंपाउंड होगा उसका जो दूसरा कंपाउंड होगा वहां पे जब उसका सॉल्यूशन बनेगा वाटर के अंदर तो जो आयंस आएंगे वो डिफरेंट आएंगे। अगर इस कंपाउंड को आप डालोगे यहाँ पे Cl- आयन आपको मिलेगा, इस कंपाउंड को वाटर के अंदर डालोगे तो सल्फेट आयन आपको मिलेगा SO4 2-। इसलिए 2 कंपाउंड है जो आयनाइजेशन आइसोमर्स हैं और आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म शो करते हैं। सॉल्वेट आइसोमेरिज्म, देयर इज द डिफरेंस इन नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट एज लिगेंड एंड एज फ्री मॉलिक्यूल्स। ठीक है, आप देखो इस कंपाउंड में वाटर मॉलिक्यूल्स एज ए लिगेंड बिहेव करता है, जबकि इस कंपाउंड में जो वाटर मॉलिक्यूल है आपका वो सॉल्वेंट में आ गया। तो यहां पे सॉल्वेट आइसोमेरिज्म होती है, लेकिन वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर एज ए सॉल्वेंट अगर प्रेजेंट है, जैसे यहां पे वाटर लिगेंड है, ये सॉल्वेंट बन गया, तो यहां पे हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म या हाइड्रेट आइसोमेरिज्म भी इसको हम कह देते हैं। लिंकेज आइसोमेरिज्म, बेटा लिंकेज आइसोमेरिज्म उन कंपाउंड्स में होते हैं जहां पे एम्बिडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट होता है। ये देखो आप, यहां पे NO2 कोबाल्ट के साथ नाइट्रोजन के थ्रू बॉन्डिंग इसने करी है, और यहां पे NO2 ने ऑक्सीजन के थ्रू बॉन्डिंग करी है। समझ गए आप? तो यहां पे जब लिंक डिफरेंट हो जाएगा, बॉन्डिंग डिफरेंट हो जाएगी, तो यहां पे लिंकेज आइसोमेरिज्म हो जाएगी कंपाउंड्स के अंदर। लेकिन इसकी जो कंडीशन है वो यही है कि जो एम्बिडेंटेड लिगेंड है वो आपका यहां प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, समझ गए? कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में जो कैटायन और एनायन होता है वो दोनों कॉम्प्लेक्स आयन होते हैं। एक कंपाउंड आपका अगर ये है तो दूसरा कंपाउंड जो आप देखोगे जो आइसोमर कहा जाएगा, उसमें आप देखो जो लिगेंड्स हैं वो आपस में क्या करते हैं, इंटरचेंज कर लेते हैं। आप देखो जो CN है वो कोबाल्ट के साथ आ गया, NH3Cr के साथ चला गया। In coordination isomerism, the exchange of ligands between cationic and anionic entities of different metal ions present in coordination compound occurs। समझ गए? इसके बाद स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में 2 पार्ट होते हैं, ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल। पहले ज्योमेट्रिकल देखते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स occurs when ligands occupy different spatial positions around the central metal atom। उसकी वजह से क्या होगा, हमें सिस और ट्रांस आइसोमर्स मिलेंगे। पहले स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में देख लें। ये हमारे पास एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, PTNS3 2Cl2। अब यहां पे देखो आप, यहां पे जो Cl हैं वो दोनों सेम साइड है। अब यहां पे जो Cl है ये अपोजिट साइड है। सेम साइड अगर रहेंगे तो सिस फॉर्म होती है, अपोजिट साइड अगर रहेंगे तो ट्रांसफॉर्म होती है। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का
स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स वाला एग्जाम्पल है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में अगर हम देखें, ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, CONH3 होल 4 Cl2 2 पॉजिटिव। तो बेटा यहां पे आप देखो, यहां पे जब इसका अरेंजमेंट हम करते हैं तो ये Cl सेम साइड है और यहां जो Cl है ये अपोजिट साइड है। यहां पे जो NH3 है वो इस तरह से अरेंज हुए हैं। आप बस एक किसी लिगैंड को देख लो, ठीक है। तो आप देखोगे तो ये जो फॉर्म बनेगी ये सिस बनेगी, अपोजिट साइड लिगैंड्स प्रेजेंट है तो ट्रांसफॉर्म बनेगी। यहां पे एग्जांपल देखो, COCl2En होल ट्वाइस पॉजिटिव, यहां जो Cl है ये सेम साइड है, En इथेन 1,2 डायमीन वही हमारा, और यहां जो Cl है ये बेटा आपका अपोजिट साइड है, तो ये सिस फॉर्म और ये ट्रांसफॉर्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का एक स्पेशल केस होता है, ये देखो आप, CONH3 होल थ्राइस Cl3+, ये Ma3B3 टाइप है, और जब यहां पे अरेंजमेंट होगा तो आप देखो ये तो बनेगा आपका FAC फॉर्म और ये बनेगा आपका MER फॉर्म। यहां आप देखोगे तो जो Cl है सेम टाइप ऑफ लिगेंड है, वो ऑक्टाहेड्रन के फेस पे प्रेजेंट है और यहां ये मेरिडियन है, मेरिडियन पे प्रेजेंट है, तो इसलिए इसको कहते हैं फेशियल आइसोमर, इसको कहते हैं मेरिडियन मेरिडायनल आइसोमर, ठीक है ना। फेशियल आइसोमर, मेरिडायनल आइसोमर। if three similar ligands occupy adjacent positions of octahedron, if three similar ligands do not occupy adjacent position, ये देखो ये एडजेसेंट पोजीशन है तो फेशियल आइसोमर हो गया। यहां एडजेसेंट पोजीशन सबने ऑक्यूपाई नहीं गई है, या कहो कि मेरिडियन में प्रेजेंट है, तो फिर ये मेरिडायनल आइसोमर हो जाएगा। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में complexes which show non-superimposable mirror images of each other are called optical isomers और enantiomers। अगर दो कंपाउंड हैं, दो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैं और वो नॉन सुपर इंपोजेबल नहीं है, ठीक है ना, नॉन सुपर इंपोजेबल नहीं है और एक दूसरे की मिरर इमेज भी है, तो उनको हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स कहते हैं, और ऑप्टिकल आइसोमर्स को इनेंशियोमर्स भी कहा जाता है। यानी कि नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेजेस अगर हैं कंपाउंड्स तो उनको इनेंशियोमर्स हम कहते हैं। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स हैव सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज बट दे रोटेट प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट इन डिफरेंट डायरेक्शंस। अगर वो राइट डायरेक्शन रोटेट कराते हैं, जो कंपाउंड है क्या करते हैं, दो कंपाउंड है हमारे पास, वो नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज है। एक कंपाउंड प्लेन पोलराइज लाइट को राइट डायरेक्शन में रोटेट कराता है, उसको हम कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी या डी फॉर्म। दूसरा कंपाउंड प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट कराता है, तो उसको हम कहते हैं लीवो रोटेटरी एल फॉर्म। राइट डायरेक्शन का मतलब है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन, और लेफ्ट साइड जो डायरेक्शन है जब रोटेट कराएगा तो उसको हम कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, जिन कॉम्प्लेक्स में CO यानी कि कार्बोनिल लिगेंड प्रेजेंट होते हैं, केवल कार्बोनिल, तो वहां पे हम उन कंपाउंड्स को क्या कहते हैं, मेटल कार्बोनिल्स। इनमें बॉन्डिंग समझनी है। यहां मेटल और कार्बोनिल यानी कि CO के बीच बॉन्डिंग होती है। देखो कार्बन के पास जो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है वो इस मेटल को यहां इस तरह से डोनेट करते हैं, लेकिन यहां पे मेटल के पास जो इलेक्ट्रॉन पेयर है जो उसके पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, ये भी क्या करता है, रिवर्स बॉन्डिंग करता है, यानी कि बैक बॉन्डिंग करता है। इस इलेक्ट्रॉन पेयर को कार्बन के एंटी बॉन्डिंग में डोनेट करता है, लाइक दिस, ठीक है। तो यहां पे पाई बॉन्ड भी बनता है, लेकिन यहां इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन की तरफ से आता है और यहां इलेक्ट्रॉन पेयर जो पाई बॉन्ड बना है ना, मेटल के पाई से कार्बन के एंटी बॉन्डिंग में, पाई बॉन्डिंग से कार्बन के पाई एंटी बॉन्डिंग में जाता है इलेक्ट्रॉन पेयर। तो यहां पे क्या हो जाता है, मेटल, कार्बन और मेटल के बीच में बैक बॉन्डिंग भी होती है, जिससे बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है बढ़ जाती, इंक्रीज हो जाती है, और इसकी वजह से इसको हम कहते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग या सिनर्जिक इफेक्ट। इसी वजह से जो मेटल कार्बोनिल्स होते हैं वो बाकी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल होते हैं। अब स्टेबिलिटी भी देख लेते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अब ये हमारे पास कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना है ना, यहां पे एक मेटल और 4 लिगेंड्स,
तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना। तो इसके लिए हम लिखेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K इक्वल्स Ml4 की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय M की कॉन्सेंट्रेशन, L की कॉन्सेंट्रेशन रेज़ टू द पावर 4। ठीक है। अब बेटा अगर इसकी वैल्यू ज्यादा है, K की वैल्यू अगर ज्यादा है, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, तो यहां जो Ml4 है ये ज्यादा होगा, यानी कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी। इट मींस इट इज मोर स्टेबल। तो जो K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इसी को बेटा हम क्या कहते हैं? इसी को हम स्टेबिलिटी कांस्टेंट कहते हैं। तो किसी भी कंपाउंड का जो फॉर्मेशन है वो आपको देखना है, और फिर उस कंपाउंड में जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसकी वैल्यू देखनी है। अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा है तो इसका मतलब है आपका कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा। जो स्टेबिलिटी है कंपाउंड की वो डिपेंड करती है जो चार्ज है ना, किसके ऊपर? सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर। नेचर ऑफ द मेटल आयन कैसा है, नेचर ऑफ लिगैंड कैसा है, और अगर चिलेटिंग प्रेजेंट है, ये मैंने आपको बात बताई, अगर चिलेटिंग लिगैंड प्रेजेंट है तो कंपाउंड की जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के वो क्वेश्चंस जो 2025 में बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है बेटा, राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। दो कंपाउंड की नेमिंग आपसे करा रहा है अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी। पहला कंपाउंड है COCl2En होल ट्वाइस SO4। जब भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की हम नेमिंग करते हैं तो वहां पे कैटायन की नेमिंग पहले और जो एनायन है उसकी नेमिंग बाद में। यहां कैटायन कॉम्प्लेक्स आयन है, तो नेमिंग करते हुए कॉम्प्लेक्स आयन में ध्यान रखते हैं कि लिगैंड्स की नेमिंग जब करते हैं तो लिगैंड्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना होता है। बाकी मैं साथ साथ बताऊंगा। यहां पे आ गया डाइक्लोराइडो, ये डाइक्लोराइडो En होल ट्वाइस है तो इसको लिखेंगे बिस इथेन 1,2 डाइअमीन। अब बिस क्यों आया? क्योंकि लिगैंड की नेमिंग में ऑलरेडी डाई प्रेजेंट है, इसलिए इस 2 के लिए हम यहां बिस यूज करेंगे। डाइक्लोराइडो बिस इथेन 1,2 डाइअमीन। कोबाल्ट, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर 4, और उसके बाद काउंटर आयन की नेमिंग सल्फेट। डाइक्लोराइडो बिस इथेन 1,2 डाइअमीन कोबाल्ट 4 सल्फेट, ये आपके इस कंपाउंड की नेमिंग हो गई। दूसरा कंपाउंड है K3FeC2O4 होल थ्राइस। पहले पोटेशियम, पोटेशियम ट्राई ऑक्जिलेटो फेरेट थर्ड। जब कॉम्प्लेक्स आयन एनायन होता है तो जो उसमें मेटल आयन प्रेजेंट होता है उसके नेम में 8 ऐड करते हैं, है ना, इसीलिए हमने यहां पे फेरेट लिखा हुआ है, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस टू द कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स TiH2O होल 6 3 व्हेन हीटेड ग्रेजुअली। जब इस कॉम्प्लेक्स आयन को, इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को ग्रेजुअली हीट करते हैं तो क्या होता है, इसके कलर के साथ क्या होता है? तो देखो, जब भी किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम हीट करते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कलर क्यों एग्जिबिट करते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बेटा कलर एग्जिबिट करते हैं ड्यू टू दिस रीजन, DD ट्रांजिशन की वजह से। अब जब हम इस कंपाउंड को हीट करेंगे, इस कॉम्प्लेक्स आयन को हीट करेंगे, तो हीटिंग पे जो लिगैंड्स हैं, वाटर लिगैंड्स, ये यहां से चले जाएंगे, ठीक है ना, बॉन्डिंग ब्रेक हो जाएगी, तो केवल आपके पास बचेगा Ti3+ आयन। DD ट्रांजिशन क्यों होता है? जब लिगैंड्स एक फील्ड इंड्यूस करते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड इंड्यूस करते हैं। अब यहां पे लिगैंड्स अवेलेबल नहीं है, लिगैंड्स प्रेजेंट नहीं है, तो DD ट्रांजिशन वहां पे नहीं होगा, स्प्लिटिंग नहीं होगी। इस वजह से ये कंपाउंड यहां कलरफुल था, अभी ये कलरलेस हो जाएगा। तो हीटिंग पे इस कॉम्प्लेक्स आयन का कलर डिसअपियर हो जाएगा। ये आंसर आपको लिखना है। इसका दूसरा पार्ट है, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन फॉर D5 आयन इफ डेल्टा O लेस देन P। ठीक है, जो स्प्लिटिंग एनर्जी है वो पेयरिंग एनर्जी से कम है, ठीक है, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, स्प्लिटिंग एनर्जी कम है। कम है, जहां कम होती है एनर्जी, अभी समझेंगे हम, जहां एनर्जी कम होती है, डेल्टा O जहां कम होता है, वहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नीचे वाले लेवल में ना रह के, पेयरिंग ना करके ऊपर वाले लेवल में जा सकते हैं, क्योंकि एनर्जी गैप कम है। मैं समझाता हूं अभी। यहां पे स्टार्टिंग से समझते हैं। देखो, अगर यहां पे दिया हुआ D5 आयन, अगर हमारे पास D1 आयन है, यानी कि ऐसा सिस्टम जिसमें D ऑर्बिटल में केवल एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, समझ रहे हो आप मेरी बात को, तो D1 में क्या लिखेंगे?
T2G Eg0, एक इलेक्ट्रॉन T2G में आ गया, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। D2 की बात करें तो T2G 2 Eg0, अभी दोनों इलेक्ट्रॉन, देखो इलेक्ट्रॉन यहां फिल कर रहे हैं हम, यहां समझो आप, स्प्लिटिंग हो चुकी है, T2G Eg 2 लेवल है, तो पहले लोअर एनर्जी जो लेवल होता है उसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन आपका देखो यहां आ गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन आपका यहां आ गया, समझ रहे हो आप बात को। D3 में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा, लोअर एनर्जी में पहले सिंगली फिल्ड करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा पहले तीनों ऑर्बिटल में। उसके बाद जब D4 आता है तो D4 में देखो बेटा, अगर डेल्टा ओ लेस देन पी है, ये वाला केस हमने यहां पे लिया है, तो फिर क्या होगा, एनर्जी गैप कम है, इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाएगा यानी कि Eg वाले सेट में, तो D4 में T2G3 Eg1 होगा इफ दिस इज द कंडीशन, समझ रहे हो। T2G4 Eg0 होगा जब डेल्टा ओ ग्रेटर देन पी होगा, दोनों जो लेवल है ना, दोनों जो सेट इनके बीच की जो एनर्जी है वो बहुत ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन ऊपर ना जाके नीचे ही क्या हो जाता है, पेयरिंग कर लेता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा आपका T2G4 Eg0, ठीक है। इसके बाद अगर यही D5 सिस्टम हमारे पास है जो कि आपके क्वेश्चन में पूछा गया है ना, आपको तो केवल इतना आंसर लिखना है, एक्सप्लेन कर देना है, बाकी चीजें आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं यहां पे। तो D5 में क्या होगा, T2G3 Eg2 होगा अगर डेल्टा ओ लेस देन पी है, जो कि हमारा केस है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। डेल्टा ओ यानी कि CFSE जो है वो कम है, एनर्जी गैप यहां दोनों सेट के बीच में कम है, इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा। तो D5 जो हमारा केस है इसमें क्या होगा, यहां आएंगे दोनों इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा T2G3 Eg2, समझ गए। लेकिन अगर केस ऐसा हो तो ये भी हमको आना चाहिए, मैंने यहां लिखा हुआ है T2G5 Eg0, 2025 में ये वाला क्वेश्चन आया है, इस बार ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द हाइब्रिडाइजेशन एंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द कॉम्प्लेक्स NiCO हॉल 4। निकेल यहां पे सेंट्रल मेटल एटम है, निकेल का जो एटॉमिक नंबर होता है 28 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 3D8 4s2, ठीक है। अब NiCO हॉल 4 है तो निकेल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा बेटा, जीरो होंगे, तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन 3D8 4s2 है यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहने वाला, कोई इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा निकेल, तो 3D8 4s2 यहां पे हो गया। अब जो आपका कार्बोनिल है दैट इज CO है, दिस इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है वो क्या करा, इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करा देते हैं, जब ये पेयरिंग होगी तो दोनों इलेक्ट्रॉन यहां आके पेयर अप हो जाएंगे, क्लियर है। तो ये जो 3D है ये फुलफिल हो गया आपका। अभी आपके पास रहा 4s 4p, आपके पास लिगेंड्स कितने हैं, 4 है, तो 4 ऑर्बिटल्स आपको चाहिए, तो यहां पे ये 4s और ये 4p, ये चारों ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हो जाएंगे, और हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, एक s है 3p है, तो हाइब्रिडाइजेशन आपका हो गया sp3, ये आपका आंसर मिल गया। हाइब्रिडाइजेशन क्या है भाई, sp3 है। अब यहां पे कोई भी इलेक्ट्रॉन आपको अनपेयर्ड नहीं दिख रहा है, कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है। मैग्नेटिक बिहेवियर अगर आपको बताना है तो क्या कहेंगे आप, आपका जो कंपाउंड है वो डायमैग्नेटिक हो गया, बिकॉज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट ओवर देयर, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, गिव रीजंस। CO इज अ स्ट्रॉन्गर कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट देन NS3, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ऐसा क्यों होता है, देखो NS3 जो है ना, NS3 के पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, उसको डोनेट करता है, तो ये सिग्मा डोनर है, सेंट्रल मेटल एटम को अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है केवल, जबकि CO वाले केस में क्या होता है, अगर CO आपका लिगेंड है तो वहां पे क्या होगा, वहां पे सिग्मा डोनेशन होगा। एक बात, सिग्मा डोनेशन का मतलब है कि CO का जो कार्बन है अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल मेटल एटम को देगा, क्लियर है। अब क्या होगा, वहां पे बैक बॉन्डिंग भी होगी, जो मेटल है, मेटल भी अपने एंटी बॉन्डिंग से कार्बन के बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन पेयर देता है, तो वहां पे बैक बॉन्डिंग हो जाती है। इसकी वजह से इस बैक बॉन्डिंग को क्या कहते हैं, हम सिनर्जिक इफेक्ट कहते हैं, और सिनर्जिक इफेक्ट की वजह से जो कार्बोनिल है ये बेटा मेटल के साथ, सेंट्रल मेटल एटम के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना पाता है, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि जो CO है इट इज ए स्ट्रॉन्गर कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट, और बाकी सबके अलावा NS3 यहां पे
कोई दूसरा भी आ सकता है। क्लियर हुई बात। दूसरा इसका पार्ट है ट्रांस आइसोमर ऑफ कॉम्प्लेक्स, ये आपका कॉम्प्लेक्स आयन है, इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। इसका ट्रांस आइसोमर देखेंगे पहले कैसे बनेगा। ट्रांस में देखो आप, जो Cl है वो क्या होंगे, अपोजिट साइड होंगे, ये ट्रांस आइसोमर है बेटा। अब आप देखो, जब ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों होता है, क्योंकि जब इसकी इमेज देखेंगे, दूसरा कंपाउंड इसकी क्या होना चाहिए, मिरर इमेज होना चाहिए, और मिरर इमेज भी कैसी, सुपर नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज। लेकिन जो इसकी मिरर इमेज होगी वो कैसी होगी, सुपर इंपोजेबल होगी। और सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज अगर बेटा कोई भी कंपाउंड बना रहा है, इसका मतलब है कि वो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म एग्जिबिटेड बाय फॉलोइंग कंपाउंड्स, ऑल्सो ड्रॉ देयर कॉरस्पॉन्डिंग आइसोमर्स। आइसोमेरिज्म पे क्वेश्चन आता है, हर बार आता है, आप पढ़ के जाना। कंपाउंड है CONH3 होल 6, CrCN6, जो कीटायन है एनायन है, दोनों कॉम्प्लेक्स आयन है, और ऐसे कंपाउंड कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म शो करते हैं। दूसरा आइसोमर इसका कैसे बनेगा, जो लिगेंड्स हैं वो इंटरचेंज हो जाते हैं, तो हमारे पास ये वाला कंपाउंड बनता है जो इसका कोऑर्डिनेशन आइसोमर होगा। देख लो यहाँ पे CO के साथ NH3 है, यहाँ CO के साथ CN है, ठीक है, यहाँ Cr के साथ CN है, यहाँ Cr के साथ NH3 है, जो लिगेंड्स हैं वो इंटरचेंज हो जाते हैं बेटा, ठीक है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म होगी। दूसरा कंपाउंड है COEN होल थ्राइस 3 पॉजिटिव, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, ठीक है। ऑप्टिकल आइसोमर्स आप इस तरह से दिखा देंगे, एक डी फॉर्म बनाएगा, एक एल फॉर्म होगी, ठीक है, एक डी फॉर्म, दूसरा एल फॉर्म। तो ये कंपाउंड एक दूसरे की नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज है, इसलिए ये क्या होते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं। और ये फिनोमिनन कौन सा होगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा। CONH3 होल थ्राइस NO2 होल थ्राइस, आपको ध्यान दिला दूं, अगर आपके पास इस तरह का कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में भी फेशियल मेरिडायनल, ठीक है, और स्ट्रक्चर्स जो बनाते हैं वो इस तरह से बनाते हैं। फेशियल में आप देखोगे कि जो सेम टाइप ऑफ लिगेंड है वो सेम फेसेस पे प्रेजेंट है, जबकि यहां ऐसा नहीं है, ये यहां आ गया, मेरिडियन पे आ गया, ठीक है। तो ये फेशियल आइसोमर हुआ, ये मेरिडायनल आइसोमर हुआ। बात समझ में आ गई, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन वीक फील्ड लिगेंड एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, हाउ डज द स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड इन्फ्लुएंस द स्पिन ऑफ द कॉम्प्लेक्स। समझना आप क्वेश्चन को। देखो वीक फील्ड लिगेंड में क्या होता है, जब वीक फील्ड लिगेंड होते हैं तो यहां पे जो डी ऑर्बिटल्स में स्प्लिटिंग होती है वो एनर्जी कम होती है, स्प्लिटिंग कम होती है, एनर्जी गैप T2G और EG में कम रहता है, ठीक है। जब स्ट्रॉन्ग फील्ड रहता है ना, लिगेंड आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड इंड्यूस करता है, तो वहां पे जो स्प्लिटिंग होती है बेटा, वो स्प्लिटिंग ज्यादा होती है, इन गैप ज्यादा रहता है। समझ रहे हो आप, ये T2G है, ये EG है, वीक फील्ड वाले में इतना, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड वाले में इतना। समझ गए। अब क्या होगा उससे ये होगा कि अब ये स्पिन को किस तरह से इंफ्लुएंस करेगा वो समझो आप। जब डेल्टा O ग्रेटर देन P होगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नीचे वाला जो लेवल होगा T2G होगा, उसी में पेयरिंग कर लेते हैं, तो जो कंपाउंड बनेगा हमारा वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, क्योंकि पेयरिंग हो गई। यहां वाले केस में वीक फील्ड लिगेंड वाले में पेयरिंग नहीं होती, इलेक्ट्रॉन EG में चले जाते हैं। इलेक्ट्रॉन जब EG में जाएंगे, अभी मैंने क्वेश्चन में समझाई आपको ये बात, अगर इलेक्ट्रॉन EG में जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स ऊपर भी है नीचे भी है, ठीक है, तो वहां पे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है। इस तरह से आपका जो वीक फील्ड लिगेंड या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है वो कंपाउंड की जो स्पिन है उस पे इंपैक्ट डालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकाउंट फॉर द फॉलोइंग, लो स्पिन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज आर नॉट नॉन। क्यों होता बेटा ऐसा, देखो जो डेल्टा T और डेल्टा O के बीच रिलेशन है वो है डेल्टा T इक्वल्स 4/9 डेल्टा O, यानी कि डेल्टा T की जो वैल्यू है वो बहुत कम है। दिस एनर्जी इज जनरली टू लो टू ओवरकम दी पेयरिंग एनर्जी। तो यहां पे
इलेक्ट्रॉन कभी भी क्या रहता है, कभी भी ऊपर जा ही नहीं पाता, नीचे वाले लेवल में ही रहता है। ठीक है, इसलिए वहां पे क्या रहता है, जो कॉम्प्लेक्सेज रहते हैं वो कैसे रहते हैं, हाई स्पिन वाले रहते हैं, लो स्पिन वाले नहीं रहते, क्योंकि यहां पे जो एनर्जी है वो बहुत कम है। समझ गए? नेक्स्ट है CO2 प्लस इज इजिली ऑक्सीडाइज टू CO3 प्लस इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड। अब ऐसा क्यों होता है बेटा, क्योंकि देखो जो कोबाल्ट है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से ज्यादा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल कंपाउंड बनाता है। अब जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जब आता है तो वहां पे जो डी ऑर्बिटल्स है वहां पे स्प्लिटिंग भी होती है। ठीक है, अब वो जब स्प्लिटिंग होती है तो वहां पे जो कॉन्फ़िगरेशन बनेगा वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बनेगा, और जब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बनेगा तो CO2 प्लस अगर वहां पे प्रेजेंट है तो CO2 प्लस एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और CO3 प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि CO3 प्लस जो कोबाल्ट की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है ये मोर स्टेबल है +2 से। ठीक है, समझ आई बात? नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज शोन बाय द कॉम्प्लेक्स CuNH3 होल 6 CrCN6। अभी देखा हमने ये क्वेश्चन, है ना, ये किसी दूसरे सेट में आया होगा। तो ये कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म शो करते हैं, और यहां पे आइसोमर्स भी आपके बना के दिखा दिए हैं। ठीक है, ये आपको गिवन है, इसका जो आइसोमर होगा कोऑर्डिनेशन आइसोमर वो बेटा ये होगा, मैंने पहले ही बताया, दोबारा बता रहा हूं। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में जो लिगेंड्स होते हैं वो सेंट्रल मेटल आयन इंटरचेंज कर लेते हैं। ठीक है, उसके लिगेंड उसके पास, उसके लिगेंड उसके पास, ये होता है। नेक्स्ट, व्हाई अ सॉल्यूशन ऑफ NiH2O होल 6 2 पॉजिटिव इज ग्रीन व्हाइल अ सॉल्यूशन ऑफ NiCN4 2 माइनस इज कलरलेस। बेटा देखो, ये कंपाउंड में 4 लिगेंड्स प्रेजेंट हैं, यहां इस कंपाउंड में 6 लिगेंड्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो जो वाटर है आपका ये वीक फील्ड लिगेंड है। अब वीक फील्ड लिगेंड है और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि 6 लिगेंड्स प्रेजेंट है, तो यहां पे DD ट्रांजिशन पॉसिबल है। ठीक है, यहां पे DD ट्रांजिशन पॉसिबल है। और जो CN माइनस आयन है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग कराएगा, पेयरिंग कराएगा तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनेगा, क्योंकि 4 लिगेंड्स आर प्रेजेंट ओनली। तो यहां पे कोई स्प्लिटिंग नहीं होगी, यहां पे कोई स्प्लिटिंग नहीं होगी। और जो कलर एग्जिबिट करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बेटा वो करते हैं DD ट्रांजिशन होने की वजह से। स्प्लिटिंग होगी, DD ट्रांजिशन होगा तो कलर आएगा। यहां पे कोई भी DD ट्रांजिशन नहीं होगा, क्योंकि स्प्लिटिंग ही नहीं होगी, नो स्प्लिटिंग एट ऑल। Write the IUPAC name of the following complex CONH3 होल 5 CO3Cl। ठीक है, देखो आप, है ना, ये हम सीख चुके पहले भी, लेकिन आप देखो पेंटा अमीन कार्बोनेटो, लिगेंड्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है तो पेंटा अमीन कार्बोनेटो, उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट, थर्ड इसका ऑक्सीडेशन नंबर, और ये काउंटर आयन क्लोराइड। तो नाम क्या हुआ, पेंटा अमीन कार्बोनेटो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। IUPAC पे क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से जरूर पूछा जाता है। व्हाट इज मीन्ड बाय चिलेट इफेक्ट, गिव एन एग्जांपल। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ना। द चिलेट इफेक्ट, समझना आप बात, refers to the increased stability of coordination compounds। क्यों होता है ऐसा, देखना आप, that contain chelating ligands which can form multiple bonds with a metal ion। चिलेटिंग लिगेंड्स क्या होते हैं, चिलेटिंग लिगेंड्स एक से ज्यादा बॉन्ड सेंट्रल मेटल एटम या आयन के साथ बना पाते हैं। ठीक है, ऐसे लिगेंड्स जो एक से ज्यादा बॉन्ड बनाते हैं, एक से ज्यादा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, उनको हम कहते हैं चिलेटिंग लिगेंड्स। अब चिलेटिंग लिगेंड्स की वजह से क्या होता है, जो आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, और ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ज्यादा स्टेबलाइज्ड हो जाना ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ चिलेटिंग लिगेंड्स, इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज नॉन एज चिलेटिंग इफेक्ट, चिलेट इफेक्ट। ठीक है बेटा, PtCl2 dot twice NH3 does not react with AgNO3, what will be its formula। फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, अब AgNO3 के साथ अगर ये कंपाउंड
इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का कंपाउंड रिएक्शन नहीं करता। इसका मतलब है कि जो आपके Cl लिगेंड्स हैं, है ना, Cl आयन एज ए लिगेंड वहां पे प्रेजेंट है, यानी कि वो बाहर नहीं है। बाहर नहीं है, इसका मतलब जो कंपाउंड का फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा बेटा, PtNH3 होल ट्वाइस Cl2। अगर AgNO3, मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर AgNO3 इस कंपाउंड के साथ रिएक्शन करता तो इसमें Cl बाहर होता, क्योंकि AgNO3 Cl माइनस के साथ रिएक्शन करता है और व्हाइट पीपीटी ऑफ AgCl देता है। ठीक है, क्लियर हुई बात? कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। राइट दी हाइब्रिडाइजेशन एंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ FeCN6 माइनस, फिर वही ऑन द बेसिस ऑफ VBT FeCN6 अब आयरन का एटॉमिक नंबर, ये देखो आप 3d6 4s2। अब आयरन का यहां पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो कितना होगा बेटा, यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा +2 है। ठीक है, तो +2 में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगा वो होगा 3d6, यानी कि 4s के दोनों इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अब ऑर्बिटल्स में देख लो, 3d6 4s वैकेंट 4p वैकेंट। क्लियर है? इसके बाद अब जो आपका Cn माइनस है, इसके बाद हम देखते हैं लिगेंड कौन सा प्रेजेंट है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड प्रेजेंट है, वीक फील्ड लिगेंड प्रेजेंट है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड प्रेजेंट है, पेयरिंग कराएगा भाई, पेयरिंग कराएगा। पेयरिंग कराएगा तो यहां पे देखो ये इलेक्ट्रॉन चारों के चारों पेयर अप हो गए, 2 ऑर्बिटल में आ गए, ये 2 ऑर्बिटल वैकेंट, ये वैकेंट, ये 3 ऑर्बिटल वैकेंट। ठीक है, तो हाइब्रिडेशन बता दो क्या होगा, D2sp3, है ना, D2sp3 इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना रहा है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करा देगा। उसके बाद बेटा ये हमने दिखा दी लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन पेयर्स। क्लियर? अब इस कंपाउंड में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, नहीं है, तो मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा, डायमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड प्रेजेंट होते हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है तो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, यहां पे कोई इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है, डायमैग्नेटिक आपका कंपाउंड रहेगा। डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट्स एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। अब डबल सॉल्ट्स क्या होते हैं बेटा, देखो एग्जांपल यहां पे लिखा हुआ कार्नेलाइट, है ना, KCl MgCl2। जो हमारे पास क्या होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं, उनको एक फिक्स प्रोपोर्शन में हम कंबाइन कराते हैं। कुछ मेथड्स हमारे पास होते हैं, फिजिकल मेथड, तो जिससे जो कंपाउंड बनते हैं, 2-2 सॉल्ट मिल जाते हैं, 2 सॉल्ट वहां प्रेजेंट है तो डबल सॉल्ट हम उसको कहते हैं, है ना। अ डबल सॉल्ट इज अ क्रिस्टलाइन कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 डिफरेंट सॉल्ट्स। फॉर एग्जांपल कार्नेलाइट, पोटाश एलम, ठीक है, आपने सुना होगा। अब उसने पूछा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्या क्या प्रेजेंट होता है भैया, सेंट्रल मेटल आयन प्रेजेंट होता है, लिगेंड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना, सेंट्रल मेटल आयन प्रेजेंट होता है, लिगेंड्स प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह अगर ये कंबाइन हो जाते हैं और एक कॉम्प्लेक्स आयन बनाते हैं, और जब इस कॉम्प्लेक्स आयन को वाटर के अंदर डिजॉल्व करते हैं तो ये अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करता, ये जैसा है ना वैसा ही वाटर के अंदर रहेगा, ठीक है ना, जैसा यहां बाहर है वैसा ही वाटर के अंदर रहेगा, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स आयन अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करेगा। यहां KCl MgCl2 ये वाटर में सॉल्युबल हैं, डिजॉल्व हो जाएंगे, आयंस में डिसोसिएट हो जाएंगे, तो ये कंपाउंड, ये जो कंपाउंड है डबल सॉल्ट्स, ये अपनी आइडेंटिटी लूज करते हैं। हाँ, जो आयंस होते हैं, कंपाउंड अपनी आइडेंटिटी लूज करेगा, आयन अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करेगा, समझ गए। तो यहां पे कॉम्प्लेक्स आयन प्रेजेंट नहीं है, डबल सॉल्ट है, ये कॉम्प्लेक्स आयन है, तो इसको हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं। इसके बाद आता है बाइडेंटेट लिगेंड एंड एम्बिडेंटेट लिगेंड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाइडेंटेट का मतलब होता है, एम्बिडेंटेट का मतलब होता है, सुनो पहले, बाइडेंटेट बाय टू डोनर एटम्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। एम्बिडेंटेट के पास भी 2 डोनर एटम प्रेजेंट होंगे, 2 डोनर एटम्स प्रेजेंट होंगे दोनों के पास, बट फर्क ये है कि एम्बिडेंटेट में जो 2 डोनर एटम होते हैं जब वो बॉन्डिंग करता है तो उनमें से एक के साथ ही करता है, ठीक है, एक के थ्रू सेंट्रल मेटल आयन के साथ, एटम के साथ बॉन्डिंग करेगा। बाइडेंटेट दोनों एटम जो उसके पास होते हैं बेटा उन दोनों से बॉन्डिंग करता है एक टाइम में। यहां पे दोनों डोनर एटम प्रेजेंट होते हैं लेकिन वो एक के थ्रू ही बॉन्डिंग करता है, एक टाइम में एक जो एटम होगा
वो बॉन्डिंग करेगा। ठीक है, ये फर्क है बाइडेंटेट और एम्बिडेंटेट में, इंपोर्टेंट टर्म है दोनों, आपको आने चाहिए।